फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान अड्डा। वी आर बैक विद द पॉलिटी क्लासेस। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पॉलिटी जो है वह हर इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम्स में, हर कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स में एक अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सारे स्टेट पीएससीज हों, कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम किसी भी तरीके के हों, उन सारे एग्ज़ाम में पॉलिटी का एक इम्पॉर्टेंट जगह होती है। और उसको कंप्लीट करने के लिए वी आर कमिंग विद द समरी ऑफ एम लक्ष्मीकांत। हम किसको प्रेफर करने वाले हैं? हम यहाँ पर रीड करने वाले हैं समरी ऑफ एम लक्ष्मीकांत, जो कि मस्ट होती है पॉलिटी की जानकारी के लिए। अगर आपको डिटेल्ड जानकारी चाहिए होती है तो सबसे पहले जो आइडिया आता है सामने से किसी से पूछा जाए तो वह सलाह देता है एम लक्ष्मीकांत की बुक को पढ़ने के लिए। तो हम यहाँ पर ज़्यादा समय को ना खर्च करते हुए आगे बढ़ते हैं। जो भी न्यू व्यूअर्स हैं वो यहाँ पर भूलें नहीं कि सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का क्या पढ़ने वाले हैं हम। तो अभी तक हमने देखा कि हम 1774 की कहानी से स्टार्ट करते थे। हालांकि 1600 में अंग्रेज आ गए थे, लेकिन पॉलिटी जो हमारा पॉलिटिक्स थी, जो एडमिनिस्ट्रेशन पावर धीरे धीरे जब हाथ में गई तो 1774 से यहाँ पर बेस यहाँ पे नींव तैयार होना चालू हो गई। अब धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और जनता को, भारत की जनता को भी अपने अधिकारों की जो कीमत थी वो समझ में आने लगी। तो हमने 1773 कंपनी रूल, क्राउन रूल, देन चार्टर एक्ट और बहुत सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं यहाँ पर। और अब हम 1935 का अधिनियम भी पढ़ चुके हैं, जिसमें क्या हुआ, सबसे इम्पॉर्टेंट जो आज की कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हम जब पढ़ेंगे आगे तो वो एक अलग फैक्टर दिखाई देगा। 1935 का भारत शासन अधिनियम जो कि लिया गया है, जिसका मैक्सिमम पार्ट हमारे संविधान में एज इट इज़ लिया गया है। तो वो संघात्मक जो संरचना हमको मिलती थी वो 1935 के अधिनियम से मिली है। तो अब आज हमको देखने वाले हैं डिमांड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किसका? संविधान की जो मांग थी उसके बारे में पढ़ने वाले हैं कि संविधान की मांग किस तरीके से हुई। तो अगर किसी की मांग हुई होगी कि संविधान अगर बना है आज की डेट पर, तो किसी ने पहले नंबर शुरुआत की होगी, उसकी मांग की होगी, तभी जाके उसके बारे में चर्चा हुई होगी। फिर उसको किस तरीके से बनाना है ये हुआ होगा। फिर उसके लिए बैठक हुई होगी कि कब, अच्छा चलो आज एक काम करते हैं, आज बैठ के चर्चा करते हैं कि किस किस तरीके से बनाना है, उसकी संरचना कैसी होगी। फिर उसके बाद में फाइनल डिसीजन आया होगा। फिर पूरे भारत की जनता से पूछा होगा कि अच्छा आपको ये मंजूर है, तो उन्होंने कहा होगा ठीक है एक्सेप्ट करते हैं, हम सारी जनता एक्सेप्ट करते हैं, तब जाके हमारा संविधान लागू हुआ होगा। तो इसी तरीके से कोई भी चीज़ डिमांड करते हैं तो उसको एक प्रोसेस होती है ना। तो कब हुई? 1934 में। इट वॉज इन 1934 एम.एन. रॉय के द्वारा क्या हुआ, पहली बार संविधान की मांग हुई, भारत में संविधान की मांग हुई। अब 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफिशियली डिमांडेड। अब ऑफिशियली कब मांग हुई? ऑफिशियली जब 1935 की बैठक हुई और भारत शासन अधिनियम जब 1935 में एक्ट आया, तभी उसी टाइम पे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, जो कि एक पार्टी थी हम लोगों की उस टाइम पे की, उसने क्या किया, उसने ऑफिशियली इसको मांगा, इसकी मांग की। फिर उसके बाद में 1938 में जवाहरलाल नेहरू की तरफ से इसको एक संरचनात्मक रूप से कहा गया कि नहीं, अब हमको हर हाल में क्या करना है, अपना खुद का संविधान लेना आवश्यक है, हमको लेना ही लेना है। ऑन बिहाफ ऑफ द आईएनसी डिक्लेयर्ड। जवाहरलाल नेहरू ने जब 1938 में बैठक की और उसके तो उनकी तरफ से क्या हुआ, उनकी तरफ से संविधान की, स्वतंत्र संविधान की भारत के लिए मांग की गई विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस। और इसमें क्या बोला गया, इसमें कोई भी बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। और इसमें किसका अधिकार होगा, किसका हस्तक्षेप या किसके अधिकार होंगे, इसमें होंगे एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार के द्वारा ही इस संविधान का निर्माण होगा। और इसमें जो भी हस्तक्षेप होंगे, जो भी विचार होंगे, वह किसके द्वारा किए जाएंगे, भारत के ही वयस्क लोगों के मतों के अनुसार ये सारी चीज़ें की जाएंगी। तो इस तरीके से बात यहाँ पे चल रही थी। फिर उसके बाद में द डिमांड वाज फाइनली एक्सेप्टेड इन द प्रिंसिपल बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब अच्छा, ये सारी मांगें किसके द्वारा की जा रही थी, किस भारत के द्वारा की जा रही थी, ऑब्वियस है। जवाहरलाल नेहरू ने अपने तरफ से घोषणा की। सबसे पहले किसने किया? अब पीटी फैक्ट के अगर क्वेश्चन है, पीटी फैक्ट मतलब कि प्रीलिम्स के, अगर प्रीलिम्स जो टेस्ट है उसके डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन आ जा रहे हैं, तो उसमें डायरेक्ट नाम पूछ लिया जाएगा। फर्स्ट टाइम किसने संविधान की मांग की थी? तो 1934 में। ऑफिशियली किसके द्वारा, कब ऑफिशियली कब हुई थी? 1935 में हुई थी। 1938 में किसके द्वारा डिक्लेयर कर दिया गया फ्री कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया? ये था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो ये 3 क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए यहाँ पर। इसी तरीके के प्रीलिम्स फैक्ट आ सकते हैं क्वेश्चन में।
द डिमांड वॉज फाइनली एक्सेप्टेड हो चुकी थी और गवर्नमेंट इन व्हाट इज नॉन एज द अगस्त ऑफर ऑफ द 1940। अब ये मांग किससे कर रहे थे? ये भारत के लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट से कर रहे थे कि अब हमको क्या चाहिए, अब हमको अपना एक स्वतंत्र संविधान चाहिए, जिसको क्या किया गया, जिसको एक्सेप्ट कर लिया गया, इस मांग को क्या कर लिया गया, एक्सेप्ट कर लिया गया। और यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक नए सिद्धांत के रूप में आई और उसको क्या बोला, 1940 में एक ऑफर रखा उन्होंने, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त ऑफर रखा, जिसके बारे में चर्चा हुई। फिर 1942 में सर स्ट्रेटफोर्ड क्रिप्स, a member of the cabinet, came to the India with the draft proposal of the British government on the framing of an independent constitution। अब यहाँ पर 1942 में कौन आते हैं? 1942 में आते हैं सर स्ट्रेटफोर्ड क्रिप्स, जिनके नाम पर ही क्रिप्स मिशन, एक जो कमेटी आई थी उसको क्या बोला गया, स्ट्रेटफोर्ड क्रिप्स के नाम पर ही क्या पड़ गया, क्रिप्स कमीशन, क्रिप्स मिशन। ठीक है, तो क्रिप्स मिशन ने चर्चा की यहाँ पर 1942 में अगस्त प्रस्ताव जो आया, 1940 में जो अगस्त प्रस्ताव आया था और जो रिजेक्ट कर दिया गया था, उसको 1942 में फाइनली आया गया और यहाँ पर फाइनली क्या हुआ, क्रिप्स प्रपोजल को भी रिजेक्ट कर दिया गया मुस्लिम लीग के द्वारा। क्यों? क्योंकि उनका ये मानना था कि हमको वो है, हालांकि ये हिस्ट्री का फैक्ट है, हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें हैं, फिर भी चर्चा कर लेते हैं कि मुस्लिम लीग ने क्यों इसको क्रिप्स प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। क्योंकि वो चाहते थे कि हमको एक इंडिपेंडेंट अलग सेपरेट नेशन चाहिए, हमको यहाँ पर एक साथ मिलकर जो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनाना चाहिए। जिन्ना साहब का कहना था कि नहीं, हम तो अलग ही जाएंगे, अब हमारे एक अलग नेशन बनेगा और हमारे अलग नेशन का अलग ही कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, ये एक कॉन्स्टिट्यूशन में हम काम नहीं चला पाएंगे। तो इस कारण से मुस्लिम लीग ने साफ तौर पर क्रिप्स मिशन को, क्रिप्स प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था। फिर देखते हैं विच वांटेड इंडिया टू बी डिवाइडेड बाय द ऑटोनोमस स्टेट्स, जैसे कि अभी मैंने बताया कि अलग अलग चाहते थे। और फाइनली क्या हुआ, अब ये सारे अगस्त ऑफर भी हो गया ख़त्म, क्रिप्स प्रपोजल भी ख़त्म हो गया, तो फाइनली क्या हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू क्या भेजा गया, कैबिनेट मिशन भेजा गया। अब कैबिनेट मिशन भेजा गया और इस पर चर्चा होती है। फिर उसके बाद में हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। अब हमने क्या कर लिया यहाँ से, इसमें अभी तक में हमने देख लिया, हमने मांग हुई, मांग के बाद में नींव डलना चालू हुई कि क्या क्या मांग तो कर लिया आपने, उस मांग को करने के लिए आपको क्या क्या ज़रूरी है तैयार करने के लिए। अब हमारे सारे सामान तैयार हो गए, अब यहाँ पर हमने नींव डालना चालू की। तो अब नींव डालने के बाद में ये किस तरीके से बनना चालू हुआ, अब ये आपको देखना है और वीडियो को पूरा आप शुरू से लेकर अंत तक अगर आप अभी तक बने हुए हैं तो पूरा देखते चलिएगा, बहुत अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो, सारी चीज़ें समझ में आने वाली। बिल्कुल जो कन्फ्यूज़न रहती है ना कि पहले क्या हुआ फिर उसके बाद क्या हुआ, अब क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे क्या चीज़ें ली गई, कहाँ से ली गई, तो सारी चीज़ें धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको क्लियर की जाएंगी यहाँ पर। तो अब ये सारी चीज़ें हो गई थी, मांग भी हो गई थी। अब मांग के बाद में संविधान निर्माण होता है और संविधान निर्माण किस तरीके से होता है, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज टू बी पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड। आंशिक रूप से ये चुनाव चुन के आ रहे थे और आंशिक रूप से क्या था, नामित किए जा रहे थे लोगों को। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो भी लोग थे, एक ऑब्वियस है ना कि किसी में जब कोई चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण होना, संविधान निर्माण होना है तो संविधान की सभा भी बनी कि हर लोगों को शामिल होने का मौका मिले, अपने अपने तबके के लोगों को अपनी अपनी बातें रखने का मौका मिले। क्योंकि पॉसिबल तो था नहीं कि हर एक व्यक्ति से पूरी जितनी भी भारत की जनता है उस भारत की जनता से घूम घूम के सारे सवाल पूछे जाएँ कि अच्छा आपके लिए ये लिख दें क्या, आपको ये ज़रूरी है, आपके लिए ये लिख दें क्या, इस तरीके से आपके नियम बन जाएंगे। तो ऐसा तो पॉसिबल था नहीं, तो हर किसी के एक लीडर रिप्रेजेंट करने के लिए चाहिए था। तो उन लीडर्स को इलेक्टेड किया गया कहीं पर और कहीं पर नॉमिनेट किया गया। तो इस तरीके से इलेक्टेड एंड द नॉमिनेटेड मेंबर्स आर इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इस तरीके के आधे इलेक्टेड और आधे नामित रूप से व्यक्ति शामिल थे। मोर ओवर द मेंबर्स वर टू बी इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल असेंबलीज हु देमसेल्फ वर इलेक्टेड ऑन अ लिमिटेड फ्रेंचाइज। और इनको क्या किया गया, एक सीमित रूप से ही चुना गया। वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, अब इसकी जो हमारी संविधान सभा बन चुकी थी, क्योंकि संविधान सभा के द्वारा ही हमारे संविधान का, हमारे जो सुप्रीम बुक है, जो हाईएस्ट रूल बुक हमारे इंडिया की है, तो उसका निर्माण होने वाला था किसके द्वारा, संविधान सभा के द्वारा। तो उसकी कार्यप्रणाली किस तरीके से थी, तो उसको हम सिंपल रूप से क्वेश्चन के तौर पे जान लेना कि क्या हुआ था कैसे।
तो कंस्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड इट्स फर्स्ट मीटिंग, ये कब बैठी थी, इसने कब फर्स्ट मीटिंग हेल्ड की थी, इसने की थी दिसंबर 9 1946 1946, 6 दिसंबर 1946 को इसने फर्स्ट मीटिंग की थी। अब ये भी क्वेश्चन में आ सकते हैं और इसी को घुमाया जा सकता है कि हो सकता है कि डेट को चेंज कर दे, यहाँ पे 6, यहाँ पे जो 9 है दिसंबर 9 1946 है, उसको चेंज करके दिसंबर 8 कर दे, दिसंबर 5 कर दे और 1946 रहने दे, या फिर हो सकता है कि जो मंथ है उसको चेंज करता चले। तो इस तरीके से क्वेश्चन को घुमा सकते हैं, प्रीलिम्स के क्वेश्चन को जो फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उनमें चेंजेस कर सकते हैं। तो हमको दिमाग में याद रखना है कब यहाँ पे फर्स्ट मीटिंग हुई थी, 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, ये उद्देश्य प्रस्ताव यहाँ पर लाया गया, और उद्देश्य प्रस्ताव कब लाया गया, उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लाया गया 13 दिसंबर 1946 को। उसी के बाद में कुछ दिन बाद, 4 दिन बाद में उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया कि किस उद्देश्य से हमें क्या क्या चीज़ें तैयार करनी है, ये लाया गया। ठीक है, अब उसकी मेजर कमेटीज, अब जब सभा बनी तो सभा के अलग अलग काम बांट दिए गए। बहुत सारे लोग आए थे यहाँ पर, उन लोगों में से सबके लिए एक अलग अलग काम बांट दिए गए, उनकी कमेटीज डिवाइड कर दी गई, जिसमें से मेजर कमेटीज क्या क्या थी, मेजर कमेटीज थी हमारी यूनियन पावर कमेटी, संघ शक्ति वाली कमेटी। संघ शक्तियों की कमेटी जो थी वो कौन संभाल रहा था, वो संभाल रहे थे हमारे अध्यक्ष थे, जो यहाँ पे चेयरपर्सन की बात की जा रही है, यहाँ पे चेयरपर्सन थे जवाहरलाल नेहरू। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, संविधान संघ, जो हमारे संविधान की सभा की कमेटी के लीडर कौन थे, वो थे जवाहरलाल नेहरू सैम। यहाँ पे प्रोविंशियल, जो प्रांतीय संविधान के लिए जो विचार कर रहे थे, उनके अध्यक्ष कौन थे, उनके अध्यक्ष थे सरदार पटेल। इनको तो इस तरीके से भी याद रखा जा सकता है कि सरदार पटेल ने क्या किया था, सरदार पटेल को क्या कहा जाता है, आयरन मैन, आयरन मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, सरदार पटेल को कहा जाता है। क्यों, क्योंकि उन्होंने सारे देश को, जो इतने सारे प्रांत थे उन सभी को मिला के हमारा भारत देश का जो एक साथ में निर्माण करवाया है, भारत में शामिल करवाया सारे प्रांतों को, तो वो किसके द्वारा किया गया, वो सरदार पटेल के द्वारा किया गया। मतलब कि उनका प्रांतों से ही एक पर्टिकुलर रिलेशंस ज़्यादा अपन को देखने को मिलता है, हर प्रांत पे जाके उन्होंने सबसे शामिल करवा ली सबको भारत में। तो प्रोविंशियल रिलेशन हमको याद हमेशा रहना चाहिए, किसका, सरदार पटेल जी इसके लीडर थे। ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी हमेशा लोग बात विवाद करते रहते हैं, बहस करते रहते हैं, चाहे किसी भी सोशल मीडिया साइट पे चले जाएं हम, तो वो हमको देखने को मिल जाएगा। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन भी है और इसमें हमको पता चल जाएगा कि ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चीफ थे, जो चेयरपर्सन थे, वो कौन थे, संविधान प्रारूप समिति जिसको बोलना चाहिए, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो थे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। तो इस तरीके से ये थी हमारी मेजर कमेटीज। अब इन मेजर कमेटीज में भी देख लेते हैं हम कि कमेटीज फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और भी कुछ कमेटी थी, जिसमें एडवाइजरी कमेटी ऑन द फंडामेंटल राइट्स, जो मूल अधिकार थे उसके सलाह के लिए भी कुछ कमेटीज बनाई गई। माइनॉरिटीज़ एंड द ट्राइबल एक्सक्लूडेड एरियाज, इनके लिए कौन थे, एडवाइजरी कमेटी फॉर द फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार सलाहकार समिति, और साथ ही साथ में माइनॉरिटीज़ एंड द ट्राइबल एक्सक्लूडेड एरियाज, एक्सटेंडेड एरियाज जो भी थे, उनके अध्यक्ष कौन थे, उनके अध्यक्ष भी कौन थे, सरदार पटेल। प्रांतों के जो कमेटी थी उसके अध्यक्ष कौन थे, सरदार पटेल। माइनॉरिटी एंड द ट्राइबल एक्सक्लूडेड एरियाज जो थे, उनकी जो हमारे चेयरपर्सन है वो कौन थे, सरदार पटेल। दिस कमेटी हेड द, अब इसको भी क्या किया गया, इसमें बहुत सारा लंबा काम होने वाला था, तो इसको भी क्या किया, इसको भी पार्ट में डिवाइड कर दिया। कितने पार्ट में डिवाइड किया, दिस कमेटी हेड द फॉलोइंग सब कमेटीज, इनमें भी सब कमेटी बना दी गई। और अ फंडामेंटल राइट सब कमीशन, फंडामेंटल राइट सब कमीशन जे.बी. कृपलानी। अगर क्वेश्चन में आ जाता है डायरेक्ट का भी पूछ दिया जाएगा कि एडवाइजरी कमेटी ऑन द फंडामेंटल राइट, हु इज़ द चेयरपर्सन ऑन द एडवाइजरी कमेटी ऑफ द फंडामेंटल राइट, तो हम क्या बोलेंगे, मूल अधिकारों का जब भी सलाहकार अध्यक्ष पूछा जाएगा तो हमारा आंसर रहेगा सरदार पटेल। लेकिन अगर पूछा जाएगा मौलिक अधिकारों का सब कमेटी की जो मौलिक अधिकारों का अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो थे जे.बी. कृपलानी जी। माइनॉरिटी सब कमेटी के जो चेयरपर्सन थे वो कौन थे, तो एस.सी. मुखर्जी। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर
ट्राइबल एरियाज एंड द असम एक्सक्लूडेड, यहाँ पर असम को छोड़कर बाकी जो भी एरियाज थे, असम एक्सक्लूडेड एरियाज सब कमेटीज, वो उनके अध्यक्ष कौन थे? गोपीनाथ बरदोई। ठीक है। एक्सक्लूडेड एंड द पार्शली एक्सक्लूडेड एरियाज, इनके सब कमेटी के जो थे अदर देन दोज इन द असम, जो भी असम को छोड़कर बाकी जो जिसके भी ट्राइबल एरियाज के पार्शली एरियाज थे, उन सब कमेटीज के जो चेयरपर्सन थे वो कौन थे? ए बी ठक्कर जी इसके चेयरपर्सन थे। प्रोक्योर कमेटी, इसके चेयरपर्सन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे क्या हैं? हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट हैं, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। स्टेट कमेटीज, कमेटी फॉर नेगोशिएटिंग विद स्टेट्स, इसके लिए जो भी हमारे राज्यों से समझौते वाली बातें हो रही थी, नेगोशिएशंस हो रहे थे, उसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी। स्टीयरिंग कमेटी स्टीयरिंग किसके हाथ में थी? स्टीयरिंग थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हाथ में। फिर हम आगे देखते हैं, अब ये हो गई थी, अभी इससे पहले हमने मेजर कमेटीज़ पढ़ ली, और कुछ जान लेते हैं हम माइनर कमेटीज़। अब यहाँ पर हमने ज़्यादा वीडियो को आगे बढ़ाने के लिए ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बना रहे हैं, ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ पाए और आप इस वीडियो को पूरा देख पाएँ, आप ज़्यादा बोर ना हो कि अरे बहुत लंबा वीडियो है, कौन देखे कैसे देखे। तो हमको क्या करना है? हमको पॉलिटी को बहुत ही शानदार तरीके से समझना है, और एम लक्ष्मीकांत सर की बुक को समझ रहे हैं हम, तो सबसे बेस्ट पार्ट ये कर रहे हैं कि हम पॉलिटी को एम लक्ष्मीकांत की बुक से पढ़ रहे हैं, तो हमको बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं हम इन बुक को। आपको पूरा वीडियो शुरुआत से लेकर लास्ट तक देखना है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स पे आके कमेंट जरूर करें, और जो भी सजेशंस है वो सजेशंस दें। कुछ आइडियाज़ आपको अगर लग रहे हैं कि आपको ये भी हमको इंक्लूड करना चाहिए तो वो भी बताएं। तो माइनर कमेटीज़ जो थी, माइनर कमेटीज़ में क्रेडेंशियल कमेटी थी, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर जो थे, फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटीज़, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पे JB मावलंकर जी थे हमारे किसके? कमेटीज ऑन द फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो भी कार्य चल रहे थे उसके संभालने के लिए अध्यक्ष जो थे वो JB मावलंकर थे। एडहॉक कमेटी ऑन द सुप्रीम कोर्ट, अब हमारे सर्वोच्च न्यायालय के लिए भी कुछ ना कुछ कमेटी बनी थी, तो S वरदाचार्य इसके अध्यक्ष थे। कमेटीज ऑन द चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस, उसके अध्यक्ष कौन थे? बी पट्टाभी सीतारमैया हमारे यहाँ के बहुत अच्छे से एक है कि 1929 का जो त्रिपुरी संकट आया था, इतिहास में अगर आप पढ़ते होंगे तो आप लोगों को जानते होंगे उनको, भी पट्टाभी सीतारमैया जी को। और मध्य प्रदेश से भी कहीं ना कहीं इनका कुछ रिलेशन है। अगर आप लोगों को आइडियाज़ है कि क्या रिलेशन है मध्य प्रदेश से उनका, तो ज़रूर बताइएगा कमेंट पे आके। ठीक है। ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी से रिलेटेड जो भी ऑर्डर्स थे उसके अध्यक्ष कौन थे? KM मुंशी जी, डॉक्टर KM मुंशी जी। हाउस कमेटी के अध्यक्ष चेयरपर्सन कौन थे? चेयरपर्सन थे बी पट्टाभी सीतारमैया जी। यहाँ पे 2 कमेटीज इनके हाथ में आ गई। एडहॉक कमेटी ऑन द नेशनल फ्लैग, जो भी राष्ट्रध्वज से रिलेटेड एडहॉक कमेटी थी, उसके अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद जी। स्पेशल कमेटी टू एग्जामिन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, ये अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, इनके पास भी 2 कमेटीज आ गई, 2 कमेटी के अध्यक्ष हो गई। ठीक है। इस तरीके से ये है हमारी माइनॉरिटी कमेटीज़ पढ़ ली हमने, इससे पहले की मेजर कमेटीज़ पढ़ ली। और सब मेजर कमेटीज़ में जो 4 सबसे इम्पॉर्टेंट कमेटीज़ थी उनके बारे में हमने जान लिया है कि कौन कौन सी थी और उसके लीडर्स कौन कौन से थे। तो बस अगर आपको फिर भी याद करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसको एक बार पॉज करके देख लीजिएगा, और बस आपको तुरंत में याद करना है। अगर आप रिलेशन करेंगे कि अच्छा इनका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल, हिस्ट्री भी आप लोग साथ ही साथ में पढ़ रहे हैं, तो आपको बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाएगा कि प्रांतों से रिलेट कौन था हमेशा? सरदार पटेल। ऊपर की जो भी पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो भी काम थे वो कौन कर रहे थे? जवाहरलाल नेहरू। जो संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। ये मेजर कमेटीज़ हमारी तैयार हो गई। अब माइनर कमेटीज़ में भी हम थोड़ा देख लेते हैं। तो माइनर कमेटीज़ में हम समझ लेंगे कि अच्छा यहाँ पे नेशनल फ्लैग की कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी। स्टेट फाइनेंस एंड द स्टाफ कमेटीज़ कौन संभाल रहा था? राजेंद्र प्रसाद जी। हाउस कमेटी को कौन संभाल रहा था? हाउस कमेटी को संभाल रहे थे पट्टाभी सीतारमैया जी। ठीक है। इस तरीके से हमको जल्दी रिलेट करेंगे इस हिस्ट्री को पॉलिटिक्स से। अगर एक्चुअल में हम पढ़ रहे हैं तो हमको रिलेट करने में टाइम नहीं लगेगा, हमारे पास में खुद एक्रोनिम्स बन जाएंगे कि अच्छा इनका ये था, कहीं ना कहीं से कोई लिंक मिल जाती है। और पर्सनल जो खुद की लिंक बनाई हुई होती हैं
वो बहुत ही शानदार होती है। मेरे द्वारा बनाई हुई शॉर्ट ट्रिक्स ऑब्वियस है कि मैं कहीं ना कहीं आपको दे दूंगा शॉर्ट ट्रिक्स कि किस तरीके से याद करना है, लेकिन जो खुद की सेल्फ क्रिएटेड शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं वो लाजवाब होती हैं, वो खुद ही आप लोगों को याद रखती हैं हमेशा। फिर उसके लिए आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं। रट्टा मारने में क्या होता है कि बस आपको जो भी है गिनी चुनी चीज़ें याद हो जाती हैं। आपको एक कहानी के तौर पर याद करना है कि जैसे हमने 1774 से चालू किया था, फिर 1853 तक पहुँचे, फिर 1858 में क्राउन रूल आया, फिर क्राउन रूल के बाद में हमारा 1909 का पार्लियामेंटो आया, फिर 1909 में के बाद में हमारा 1919 का कौन सा आया, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड आया, इंडियन काउंसिल एक्ट फिर आए हमारे। और फिर उसके बाद में और आगे बढ़े हम तो 1935 का आ गया। उसी में हमने देखा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया, उसमें संघीय व्यवस्थाएं आ गई, उसमें काफ़ी सारे चेंजेस हुए जिसमें प्रांतों को स्वायत्तता मिल गई। इस तरीके से हमको याद होता चला जाएगा, अपने आप याद होता चला जाएगा अगर आपको कनेक्ट करके एक दूसरे से पढ़ते जाएंगे कहानी के तौर पर। अब आप ये सोचें कि नहीं बैठ के हमको रट्टा मारना है, एक ही बार में हमको बस यूं 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 याद कर लेना है, तो नहीं पॉसिबल, ऐसा नहीं करना है आपको, बिल्कुल गलत नहीं है। आपको सिर्फ शांति से एक चीज़ को कहानी के तौर पर सुनते जाना है, सारी चीज़ आपको याद रहेगी हमेशा। तो इस तरीके से थी ये हमारी माइनर कमेटीज़। और अब हम यहाँ पे माइनर कमेटीज़ के बाद में ड्राफ्टिंग कमेटी देख लेते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन कौन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन कौन थे? बताया था अभी सबसे पहले। मेजर कमेटी जो हमारी थी, मेजर कमेटीज़ में भीमराव अम्बेडकर साहब। तो ड्राफ्टिंग कमेटी सेटअप, अब ये बनी कब थी? ये बनी थी अगस्त 29, 1947, 1947, 29 अगस्त 1947 को ये बन चुकी थी ड्राफ्टिंग कमेटी। इट कंसिस्टेड ऑफ द 7 मेंबर। अब इस ड्राफ्टिंग कमेटी में चेयरपर्सन कौन थे? हमको पता है भीमराव अम्बेडकर साहब, लेकिन इसके साथ साथ में और भी कई मेंबर थे प्रारूप समिति में। तो टोटल मिला के अध्यक्ष को मिला के कितने मेंबर्स थे? 7 मेंबर थे। इट कंसिस्टेड ऑफ 7 मेंबर्स। तो पहले तो हो गए चेयरमैन साहब भीमराव अम्बेडकर जी, एन गोपाल स्वामी अयंगर, ये हो गए हमारे सेकंड पर्सन। अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, एन माधव राव, जो कि क्या कर दिए गए थे, जिसको जो रिप्लेस्ड किए गए थे एल मितर, हु रिजाइन ड्यू टू द इल हेल्थ। उनकी तबीयत बीच में ख़राब हो गई थी तो इस कारण से उन्होंने रिजाइन कर दिया। तो कौन आ गया था? एम माधव राव आ गए। फिर और देखते हैं हम, फिर टी.टी. कृष्णाचारी, जिनने किसको रिप्लेस किया था? खेतान, डी.पी. खेतान, जो कि 1948 में इनकी मृत्यु हो जाती है, देहांत हो जाता है, तो उनकी जगह पर कौन आ जाते हैं? टी.टी. कृष्णाचारी। इस तरीके से ये थी हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स। अब हमारा क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका है, कॉन्स्टिट्यूशन अब हमारा तैयार हो गया। ये था हमारा मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें हमने सारी चीज़ें पढ़ ली कि कहाँ से मांग होती है, कहाँ से मांग होने के बाद में हम क्या क्या चीज़ों को ज़रूरत पड़ती है, फिर अगस्त ऑफर आता है, फिर कैबिनेट मिशन दोबारा आता है, उसके बाद में अब फाइनली हमारा तैयार होना चालू होता है, जिसमें कितने आर्टिकल्स होते हैं, सारी चीज़ें ये हमने जान ली। अब हमारा ये संविधान बनने के बाद में जितनी कमेटीज़ थी ये सारी जान ली। उसके बाद में इसको पालन किया जाता है, इन्फोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होता है, इसको लागू करने की बात आती है। तो लागू कब किया गया? कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एडॉप्टेड ऑन नवंबर 26, 1949, 1946 को नवंबर की 26 तारीख में, नवंबर की 26 तारीख को 1949 के दिन कॉन्स्टिट्यूशन को, हमारे संविधान को स्वीकार कर लिया गया। एंड और ये किसके, इसमें कितने आर्टिकल्स थे, कितने जो भी शेड्यूल्स थे? तो शुरुआत में अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देखा होगा तो इसमें मैंने बताया था आपको। और अब हमारा संविधान निर्माण हो चुका है, अब हमारे गृह प्रवेश होने वाले हैं यहाँ पे। संविधान निर्माण के बाद में ये बिल्डिंग तैयार हो गई है। अब ये यहाँ पर हम देखेंगे कि कितने कमरे और कितने क्या क्या इसमें डोर हैं, मेन गेट्स हैं। तो इस तरीके से कंटेंट ऑफ प्रियम्बल, इसमें प्रस्तावना थी जो कि एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक संविधान में हमारे प्रियम्बल, प्रस्तावना, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। बार बार मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई हैं। और 395 आर्टिकल्स थे, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ, 8 शेड्यूल्स थे। 395 आर्टिकल्स एंड द 8 शेड्यूल्स कब थे? जब ये संविधान निर्माण हुआ था, जब ये लागू हुआ था, तब ये सारी चीज़ें इस तरीके से थी। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको
ये जो भी कंटेंट मेरे द्वारा दिया जा रहा है पसंद आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। पसंद आ रहा है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और क्लास को बड़ा करो, बहुत बड़ा करना है अपन को क्लास को, ताकि जितने भी ज़्यादा लोग देखेंगे मेरा मोटिवेशन होगा, और मेरे मोटिवेशन के साथ साथ में मैं और ज़्यादा एफर्ट लगा के और अच्छी वीडियोज़ को देता रहूँगा। और जल्दी अगर कोशिश रहेगी कि और भी ज़्यादा अच्छे अच्छे कंटेंट लाए जाएँ। साथ ही साथ पॉलिटी की क्लासेस तो हमारी चलती रहेंगी, पॉलिटी की क्लासेस के साथ साथ में और भी सब्जेक्ट की जो भी तैयारी मैं करवा सकूँगा तो लाई जाएगी। तो बस ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए और वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक आपको देखना है। पसंद आता है तो लाइक करिए, और जो भी डाउट है या सजेशन है तो आप कमेंट में आके कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स पे शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और अपनी क्लास को जितना वाइड हो सके अपन को उतना वाइड करना है। थैंक यू।